हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट और उसमें आने वाले रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर ये बताइए कि नेशनल इनकम होता क्या है। बड़ा बवाल मचा रखा है सर इसने, पूछो मत, बस आप ही बता दीजिए कि ये नेशनल इनकम क्या होता है। देखो बेटा, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम के जोड़ को अकाउंटिंग ईयर के अंदर नेशनल इनकम कहते हैं। सर दोबारा समझाइए। हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा पूरे अकाउंटिंग ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कमाई गई फैक्टर इनकम के जोड़ को नेशनल इनकम कहते हैं। अरे वाह जी वाह सर, मजा आ गया। क्या है सर? आप सोते हुए भी पूछ लोगे ना कि बेटा नेशनल इनकम क्या है, तो हम बता देंगे सर कि नेशनल इनकम यार बच्चों वाली चीज है। सर क्यों पूछते हो आप? नेशनल इनकम हमारी क्या होती है? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम के जोड़ को अकाउंटिंग ईयर में क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। सर मजा आ गया। सर आपने हमें अच्छे से सी बना दिया। सी पूरा नहीं बोलूंगा। क्यों बना दिया सर? सर आपने ये बता दिया कि हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट और कमाई गई फैक्टर इनकम। अब सर ये बताइए मुझे, ये दोनों होते क्या है, कौन बताएगा? हमने बड़ी इच्छा से आपकी वीडियो ओपन करी और आप बताए नहीं ना। बताएंगे यार, क्यों नहीं बताएंगे? अब यहां पर आपके दो टर्म निकल के आ रहे हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन और फैक्टर इनकम क्या। पहली बात आपके माइंड में ये क्लियर है कि सर नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है और नेशनल इनकम में सिर्फ किसकी इनकम इंक्लूड होती है? नॉर्मल रेसिडेंट की। तो चलिए इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा फैक्टर इनकम। क्या होती है फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम वो पेमेंट होता है जो किसने दिया है? प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि कंपनी, फर्म, और किसको? हाउस होल्ड को। दोबारा समझना। पहली बात, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो आपने मेहनत करके कमाई है। आपने उस फैक्टर इनकम को जनरेट करने के लिए कोई ना कोई सर्विस दी है, तब जाके आपको वो पैसा मिला है, वो हमारी फैक्टर इनकम है। और यहां इसको डीपली समझेंगे कि सर फैक्टर इनकम वो पेमेंट है जो प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, यानी कि जो सामान को बना रही है फर्म, कंपनी, उसने किसको दिया? हाउस होल्ड को। तो सर जाहिर सी बात है हाउस होल्ड ने कुछ ना कुछ दिया होगा। किसको? प्रोड्यूसिंग फर्म को। क्या क्या दिया होगा? फैक्टर इनकम कहां कहां से हो सकती है? पहली फैक्टर इनकम होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसको मिलेगा? हाउस होल्ड को मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो फर्म को एज अ एम्प्लॉय अपनी सर्विस दे रहा है। कोई हाउस होल्ड पर्सन किसी फर्म में एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, उसके बदले उसे जो पेमेंट मिलता है वो क्या कहलाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और इसका मेन हेड क्या है? सर ये फैक्टर इनकम है। दूसरी इनकम सर रेंट। सर रेंट हाउस होल्ड को कब मिलेगा? जब हाउस होल्ड अपने लैंड को यूज करने के लिए देगा। किसको? फर्म को, प्रोड्यूसिंग यूनिट को। यह भी हमारी फैक्टर इनकम होती है। सर इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब हाउस होल्ड अपनी किसी कैपिटल को यूज करने के लिए देगा प्रोड्यूसिंग यूनिट को।
एंड द फोर्थ वन प्रॉफिट। अरे सर प्रॉफिट कब मिलेगा हाउस होल्ड को? जब हाउस होल्ड की किसी स्किल का इस्तेमाल प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने किया तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारी किसका हिस्सा आती है? फैक्टर इनकम। इनके लिए हमने फैक्टर सर्विसेज दी, यानी कि हमने ये पैसा मेहनत करके कमाया है, हमने किसी ना किसी सर्विसेज को दिया है, उसके बदले हमको फैक्टर इनकम मिली है। और ये बात आप अपने कान में डाल लीजिएगा, कान की बात हो रही है कि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, फैक्टर पेमेंट को इंक्लूड किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन अराइज होता है सर कि व्हाई दिस कोलाबरी 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 दी, ये कहां से आ गया सर बीच में? अरे यार गा लेते कभी कभी। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या फर्क? सर फैक्टर इनकम तो आपने बता दिया, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको मिली है पर्सन से एक मदद के रूप में। आपने उसके लिए कुछ करा नहीं, आपने कोई सर्विस नहीं दी, जैसे कि डोनेशन, जैसे कि चैरिटी। और फैक्टर इनकम के लिए आपने कोई ना कोई फैक्टर सर्विस दी, इसलिए फैक्टर इनकम को हम कहते हैं अर्न इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को क्या कहेंगे सर? अनअर्न इनकम। तो ट्रांसफर इनकम हमने मेहनत करके नहीं कमाया है, इसलिए ट्रांसफर इनकम या अनअर्न इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा फैक्टर इनकम का। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल रेसिडेंट की। नॉर्मल रेसिडेंट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो ऑर्डिनरली उस कंट्री में रहता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्रीज में लाइज करता हो। दोनों का मतलब क्या है सर? ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि वो पिछली साल पूरी साल कम से कम उस कंट्री में रहा हो। जैसे मैं अगर बात करूं 2017 में नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? जो 2016 में उस कंट्री में रहा हो, पूरी 2016 में उस कंट्री में रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में कैरी आउट हुआ हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन करना, कंजप्शन करना, इन्वेस्टमेंट करना। तो वो तो होता है नॉर्मल रेसिडेंट। जो पर्सन इनमें से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो हमारा नन रेसिडेंट कहलाता है, नन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम थोड़ी नॉर्मल रेसिडेंट की और नन रेसिडेंट की। सुनते जाइएगा ध्यान से। इंडियंस हैं जो फॉरेन एम्बेसी में वर्क कर रहे हैं जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, वो कौन कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों सर? पहली बात तो वो रह रहे हैं इंडिया में, और दूसरी बात उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाइज करेगा। फॉरेनर वर्क कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में जो कि कनाडा और जापान में सिचुएटेड है, तो भाई सर ये तो जाहिर सी बात है नॉन रेसिडेंट है, मालूम पड़ रहा है। चलिए, इंडियन वर्क कर रहे हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, ये कौन कहलाएंगे सर? नॉर्मल रेसिडेंट। फॉरेनर वर्क कर रहे हैं WHO में जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, सर ये नॉर्मल रेसिडेंट क्यों नहीं? वो इंडिया में तो रह सकते हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज नहीं करेगा। वो खर्चा कहां करेंगे? बाहर के हिसाब से करेंगे, अपने देश के हिसाब से करेंगे। जो लोकल पीपल होते हैं
जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में काम कर रहे हैं जो इंडिया के हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट, जो एम्बेसडर होते हैं फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, फॉरेनर, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए, आप वहां के क्या नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे? नहीं सर। कभी कभी आपने देखा है कि किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई पर्सन बाहर से इंडिया आ जाता है ना, तो ये सारी चीजें हमारी नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कहलाती हैं। और नेशनल इनकम में हमारा कौन आता है सर? नॉर्मल रेसिडेंट। अब हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है डोमेस्टिक, एक आता है नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल। अब यहां पे सर दोनों इनकम को समझने के लिए हमें दोनों कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जब बात करी जाएगी डोमेस्टिक कंसेप्ट की तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की, और जब बात करी जाएगी नेशनल कंसेप्ट की तो हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो चाहे वो नेशनल इनकम हो, दोनों में जो चार एलिमेंट्स होते हैं फैक्टर इनकम के, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शामिल होते हैं। लेकिन सर फर्क क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम का जोड़ होती है, जो कि आपके इंडिया में ही जनरेट करी गई है, बाहर से नहीं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने जनरेट करी, नॉर्मल रेसिडेंट ने या नॉन रेसिडेंट ने। यानी कि कहा जाए डोमेस्टिक इनकम में आपकी फैक्टर इनकम का जोड़ होता है आपके इंडिया टू इंडिया में ही, लेकिन चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट ने करी हो या वो नॉन रेसिडेंट ने करी हो, दोनों का जोड़ उसमें शामिल होता है। लेकिन सर नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सी फैक्टर इनकम होती है? जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ही कमाई गई है, और मैटर नहीं करता कि वो इंडिया के अंदर कमाई गई है या बाहर कमाई गई है। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ सर कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी, भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? हमारा एक पॉलिटिकल टेरिटरी होता है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। अब हमारा इंडिया का जैसे कि एक दायरा होता है ना, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, जो इंडिया का पूरा मैप है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जब हम उस मैप के बाहर किसी भी पर्सन, गुड्स या कैपिटल का एक्सचेंज करेंगे तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं रहेगी। क्लियर है? तो ये होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब सर एक पॉइंट आता है कि अगर हमें कन्वर्जन करना हो डोमेस्टिक इनकम का नेशनल इनकम में तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको डोमेस्टिक इनकम का कन्वर्जन करना है नेशनल इनकम में तो आप कैसे कर सकते हैं? अभी आपको मैंने समझाया कि डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम का जोड़ होती है, चाहे वो रेसिडेंट ने कमाई या नॉन रेसिडेंट ने कमाई, लेकिन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही। और इसका मतलब क्या है? जो डोमेस्टिक इनकम है वो क्या है? तो इस पॉइंट से आपको दो चीजें समझ में आ रही कि सर हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो फैक्टर इनकम इंक्लूड है जो नॉन रेसिडेंट के द्वारा कमाई गई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। और हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम इंक्लूड नहीं है जो कि अदर कंट्री के पर्सन ने कमाई है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें? जो फैक्टर इनकम नॉन रेसिडेंट ने कमाई है वो माइनस कर दें, और जो फैक्टर इनकम किसने कमाई है? हमारी रेसिडेंट ने बाहर से
वो नॉर्मल रेसिडेंट हमारी कंट्री का है, इनकम बाहर से जनरेट कर रहा है, उसको प्लस कर दो तो हमारी डोमेस्टिक इनकम किस में चेंज हो जाएगी, नेशनल इनकम। सर हमारा बिल्कुल बाउंस कर गया, क्या कर गया, बाउंस कर गया। देखो अब अच्छे से समझना, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट ने बाहर से कितनी इनकम जनरेट करी, फैक्टर इनकम, उसको निकालना। तो कैसे निकालेंगे सर, फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी है हमारे रेसिडेंट ने बाहर से, इसमें से माइनस कर दोगे क्या सर, फैक्टर इनकम जो अर्न करी है किसने, नॉन रेसिडेंट ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होता है और डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं होता। तो ये फॉर्मूला आगे हम क्या निकाल रहे हैं, एनएफआईए। और अगर डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी सर, नेशनल इनकम। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर फैक्टर इनकम अर्न अवर रेसिडेंट वैल्यू कम है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट से, उस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं होगा, नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड हो जाएगा। और नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम से इसको माइनस करेंगे। तो सर फॉर्मूला क्या बना, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, क्या बन गया ये हमारी नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में करना है तो नेशनल इनकम सॉरी माइनस एनएफआईए, तो ये बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जो भी मैंने केस बताया था उसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी सर, क्लियर है। तो अब आप इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर किया होगा। अब मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूं, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम को मैं लिख सकता हूं NDPFC, डी से डोमेस्टिक, और नेशनल इनकम को मैं लिख सकता हूं NNPFC। मुझे आप बताइए अगर मेरे को इस इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा। पहले तो सर डोमेस्टिक इनकम ये क्या है, ये वो टोटल है फैक्टर इनकम का जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कमाई गई है। फर्क नहीं पड़ता सर कि रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, और इसमें सर फर्क नहीं पड़ता बाहर से कमाई या अपने देश से कमाई, लेकिन फैक्टर इनकम किसकी होनी चाहिए, फैक्टर इनकम होनी चाहिए हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की। इसमें एनएफआईए इंक्लूड नहीं होता, इसमें एनएफआईए इंक्लूड होता है। तो अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपके मेथड्स वाले कंसेप्ट में बहुत काम आएंगे, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मेजर किया जाता है वो या तो जीडीपी में करा जाएगा जिसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या करा जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम आपको मालूम ही होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सर कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जीडीपी में तो डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है लेकिन एनडीपी में डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता। आपको याद होगा जब फर्स्ट चैप्टर में हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो खर्चा था जो या तो हमने नई मशीन पर करा या पुरानी को ठीक करवाने में किया, तो इसलिए उसमें डेप इंक्लूड होता था और इसमें डेप इंक्लूड नहीं होता था। तो अगर आपको जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना है तो डेप्रीशिएशन को क्या कर दो सर, माइनस कर दो। और अगर आपको एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो डेप को क्या कर दो, प्लस कर दो। ये कंसेप्ट याद रखिएगा,
जी से एन में जा रहे हैं डेप माइनस, और एन से जी में जा रहे हैं तो डेप प्लस। ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा है जीएनपी को कन्वर्ट करना है एनएनपी में, तो मुझे बताओ बेटा क्या करेंगे फटाफट। सर यहां जी है यहां एन है, डेप को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूं एनएनपी को जीएनपी में कन्वर्ट करो, अगेन सर एन को जी में करना है, डेप को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जीडीपी को जीएनपी में, एनएनपी को जीएनपी में, जीएनपी को एनएनपी में, ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये समझते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं था जब तक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ने इसका रोल प्ले नहीं किया था। जैसे ही गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडी को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से इनमें कुछ डिफरेंस आने लगा। कैसे सर? आपको मालूम होगा गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेती है गुड्स के ऊपर, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स का नाम देते हैं। और जब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उन गुड्स पर इनडायरेक्ट टैक्स लेगी तो उन गुड्स की वजह से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। और गवर्नमेंट सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होती है छूटें, राहत, सब्सिडीज देती है तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि टैक्सेस की वजह से डिफरेंस आ गया। और अगर हमें इन डिफरेंस को खत्म करना है तो मार्केट प्राइस किसकी वजह से बढ़ रहा है सर, इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, और मार्केट प्राइस कम किसकी वजह से हो रहा है, सब्सिडी की वजह से, तो उसको प्लस कर दो। तो मार्केट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट के बराबर। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को वापस करना है मार्केट प्राइस पर तो उल्टा कर दो, माइनस सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अब हम इसे समझते हैं। देखिए जीडीपी को यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को आपको एनडीपी में अगर कन्वर्ट करना, एमडीपीएफसी में सॉरी, या मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है, या डिफरेंस आया होगा इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से रेटें बढ़ गई होंगी। अब रेट बढ़ गई तो मार्केट प्राइस ऊपर पहुंच गई, बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडी की वजह से कम हो गई तो सब्सिडी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो किसके बराबर आ जाएगा वो, जीडीपीएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनडीपीएफसी में। सर डेप का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ जी को एन में कन्वर्ट करना है और एमपी को एफसी में। क्लियर है? एमपी से एफसी में जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस सब्सिडी, और एफसी से एमपी में जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडी। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट टैक्स दिख रहा है तो एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? अब आपके कुछ कंपोनेंट बिल्कुल पूरे हुए हैं। अब बारी से समझते जाइएगा कैसे सर। सारे कंपोनेंट्स लिंक हो चुके हैं। अब कैसे कैसे चलता है, देखो ये जीडीपीएमपी है और मुझे जीडीपीएमपी को कहां पहुंचाना है, नेशनल इनकम तक। एनएनपीएफसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। जीडीपीएमपी को पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, एनडीपीएमपी में। सर जी और एन का फर्क क्या करेंगे, सर डेप को माइनस कर देंगे। अगर एनडीपीएमपी को जीडीपीएमपी में कन्वर्ट करना है तो डेप को प्लस कर देंगे। डेप का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। एनडीपीएमपी हमारे पास आ चुका है। सर एनडीपीएमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी को प्लस।
या फिर अगर आपको नेट टैक्स दे रखा है उसे माइनस, और सर अगर एफसी को एमपी में करना हो तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस। क्या आ गया हमारे पास, एनडीपी एफसी। किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपीएफसी। डी और एन का फर्क है, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए एनएफआईए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और नेशनल को डोमेस्टिक में करने के लिए एनएफआईए माइनस करते हैं। लेकिन अगर उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे डिफरेंस में, जो डिफरेंस होता है उसमें फैक्टर इनकम अन बाय नॉन रेसिडेंट की वैल्यू ज्यादा हो तो हम इस केस को वाइस वर्सा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आई होप क्लियर हुआ होगा। ये 8 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला चैप्टर आएगा आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वहां पे ये बहुत काम देने वाला है। तो अब आपकी ये जो जीडीपी होती है वो भी 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी नॉमिनल और एक होती है रियल। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दोनों में फर्क क्या है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो करंट प्राइस पर मेजर करी जाती है। जब आपकी मार्केट वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विस तो आपको शायद मालूम होगा बेटा, पहले चैप्टर में था। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू होती है जब हमें करंट प्राइस पर मेजर करी जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू पी, क्यू से क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स और पी से प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स, और वो करंट प्राइस होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमें बताता है, क्वेश्चन बताती है कि जीडीपी जो इंक्रीज होगी कब होगी, जब या तो क्वांटिटी बढ़े या प्राइस बढ़े। ठीक, अब अगर बात करी जाए रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी हमारा वो जीडीपी होता है जहां पे हमारी जो जीडीपी होती है वो कांस्टेंट यानी कि स्थिर होती है। तो सर नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर और रियल जीडीपी हमारी कांस्टेंट प्राइस पर, इसका भी फॉर्मूला Q इंटू पी होता है रियल जीडीपी का, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे जीडीपी एट करंट प्राइस की तो वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करूं तो वो क्या है, रियल जीडीपी। अब हमारा जीडीपी एट नॉमिनल मतलब क्या है कि जो हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करी जा रही है वो करंट प्राइस पर हो रही है, तो वो जब ही इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है जब क्वांटिटी में फर्क आए। ठीक, अब ये जो इंडेक्स है रियल जीडीपी का वो हमेशा लेवल ऑफ आउटपुट को बताता है और नॉमिनल जीडीपी का बता सकता है या नहीं बता सकता, इसलिए हमेशा जो रियल जीडीपी है वो एक बेटर इंडेक्स माना गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि भाई रियल जीडीपी अच्छा इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए या नॉमिनल जीडीपी, तो आप उसका आंसर रियल जीडीपी ही करेंगे। ये आप याद रखना, जो करंट प्राइस वाला है वो गुड मेजर नहीं होता वेलफेयर के लिए, कांस्टेंट वाला गुड मेजर होता है। सर अगर हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहां पर हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला क्या हो, देखो बेटा रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, रियल जीडीपी या फिर करंट कांस्टेंट प्राइस, उसमें हम क्या करेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस, या आप इसको कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको नॉमिनल जीडीपी करना है रियल जीडीपी को, तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, 2 फॉर्मूले अच्छे से याद से लिख लेना बेटा। फिर एक आता है यहां डिफ्लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है ये एक रेशियो होता है जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस, सॉरी, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, और जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, जो आपकी बताता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो कैसे बढ़ती है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो कभी कंफ्यूज नहीं होता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, दोनों ही इंडिकेट क्या करते हैं, प्राइस लेवल।
जीडीपी इंडिकेट करता है, डिफ्लेटर इंडिकेट करता है कि प्राइस इंडेक्स में कैसा चेंज आ रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि कैसा प्राइस इंडेक्स में चेंज आ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। तो अब आपसे एक क्वेश्चन जो पिछली साल 2-3 बार आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा बेटा इस चीज को, जीडीपी एंड वेलफेयर। अभी मैंने आपको बताया कि अच्छे वेलफेयर के लिए कौन सा जीडीपी माना जाता है सर, रियल जीडीपी को कंसीडर किया जाता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब होता है गुड्स की अवेलेबिलिटी, सर्विस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ेगी उसका मतलब क्या है, हमारा आउटपुट बढ़ेगा, सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी गुड्स की पर्सन के हिसाब से, तो ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा, जिसको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर। ये जब होगा जब हमारे प्लानर्स हैं, जब हमारे पॉलिटिशियन है कंट्री के, वो मोस्टली किस पे ध्यान दे रहे हैं, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, हायर ग्रोथ ऑफ जीडीपी, हायर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सर जीडीपी तो बढ़ा लेकिन वेलफेयर शायद नहीं हुआ, क्या कारण हो सकते हैं, कुछ क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो आपके इंडिया में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अनइक्वल है, यानी कि सबको बराबर नहीं बांटा जा रहा। हालांकि किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम, जिसको ज्यादा मिल रहा है उससे जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन सर सोशल वेलफेयर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। आपको मालूम है हमारा जो जीडीपी होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करती है, प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्चा करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्चा करती है, उन सबके जोड़ को मिला के बनता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने खर्चा किया है डिफेंस गुड्स को इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन इससे कहीं आपका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है सोशल वेलफेयर पे। सर इससे हमारा जो डिफेंस है स्ट्रांग हो रहा है, उससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो अच्छा रहेगा, लेकिन वो डायरेक्टली सोशल वेलफेयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली कर रहा है। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। जो हमारी रूरल इकोनॉमीज होती हैं वहां पर बार्टर सिस्टम चलता है, और आई होप बार्टर सिस्टम आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा, गुड्स के बदले गुड्स होती है ना। तो इसमें क्या होता है, तो वहां पे पेमेंट हो ही नहीं पाती है, जो लेबर होती है उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो अदर फॉर्म में दिया जाता है कैश को छोड़कर, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे जीडीपी में रिकॉर्ड होते ही नहीं है। इसकी वजह से जो जीडीपी है वहां पर ये ट्रांजैक्शन गए नहीं, जीडीपी में वो बढ़ा नहीं, और जीडीपी हमारा कम रह गया। वेलफेयर यहां हुआ था लेकिन पैसों में नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड नहीं करा गया। उसके बाद लास्ट होता है आपका इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है, इसको थोड़ा डीपली देंगे, एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कोई गुड इंपैक्ट या बैड इंपैक्ट जो किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी के करने से हुआ, उसके लिए ना ही उसने कोई प्राइस पे करा, ना ही कोई पेनल्टी भुगती। सर कैसे, जैसे कि मैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करूं, अगर मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन कर रखा है, और मिस्टर वाई है वो वहां आके एंजॉय करते हैं, तो इससे क्या होगा, वेलफेयर हो रहा है किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए, लेकिन वाई ने उसके लिए कुछ पे नहीं करा। अब नेगेटिव की बात करी जाए, कोई पर्सन है जो फैक्ट्री में स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से वहां आसपास एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, वो धुआं पानियों में जाएगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, इससे हमारा सोशल वेलफेयर का लॉस होगा, लेकिन इससे उस पर्सन को कोई भी पेनल्टी नहीं भुगतनी पड़ेगी। इससे हमारा जो जीडीपी है वो इंपैक्ट हो सकता है,
पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, किस पर, सोशल वेलफेयर पर। तो ये इंडेक्स आपको काफी ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो चैप्टर था नेशन इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो खत्म होता है। अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू।